आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अभी जुड़िए, लेट हो गई क्लास, कनेक्टिंग नहीं हुई ना। नहीं हाँ, ये आ गए सारे। ये अपने वीडियो ऑडियो दोनों म्यूट कर लीजिए बेटा। आज जो हमने कल पढ़ा है इससे आगे पढ़ेंगे। देखो सर आप दिख नहीं रहे हो। क्या सर आप दिख नहीं रहे हो। नहीं दिख रहा? यस सर। टेक्निकल मिस्टेक। आप दिख रहे हो सर। सभी को नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है सर बीच बीच में दिख रहा है। अरे किसी एक की प्रॉब्लम हो सकता है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आवाज साफ आ रही है बेटा? यस सर। आवाज सही आ रही है? यस सर। वो यस सर। दिखने की और आवाज की जो प्रॉब्लम है वो आपके किसी एक दो के नेटवर्क में हो सकती है ना, सबके एक साथ हो तब तो माने टेक्निकल मिस्टेक है। देखो हमने कल जो पिछला वीडियो था इसमें पढ़ा था संसाधन संरक्षण, ये पॉइंट चल रहा था अपना। संसाधन संरक्षण क्या है भाई? संसाधन संरक्षण होता क्या है, और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्या है, और संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। देखो 3 4 5 प्रश्न बनते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तब बेटा कोई प्रश्न करना है संसाधन नियोजन से। संसाधन नियोजन समझ में आ गया था? क्लियर था? अब इसी से रिलेटेड है संसाधन का संरक्षण। भाई नियोजन होगा तो नियोजन क्यों कर रहे हैं हम? नियोजन कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से मितव्ययतापूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। और अब आपका जो बिंदु आया संरक्षण, संरक्षण के लिए मैंने कल स्टार्ट भी कर दिया था, लास्ट में बताया था अभी कि संसाधनों का सही उपयोग करना। ऐसा नहीं कि आप उपयोग ही नहीं करें, उपयोग नहीं करें तो वो संरक्षण नहीं है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने आप का विनाश कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो संसाधन है उनका हम सही उपयोग करें और उनको भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रखें, वही क्या है? संसाधन संरक्षण। समझ में आई बात? अब हमारे पास जो प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो आएगा भाई संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। एक प्रश्न, पहला प्रश्न तो आता है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दूसरा प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण है उसके बीच में कौन कौन सी समस्या आ जाती है। और तीसरा प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण है उसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो वर्तमान विश्व की हम बात करें तो कल हमारे पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी इस बात की कि इस विश्व में जनसंख्या तो बढ़ रही है लगातार, जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और संसाधन है उनके द्विगुणित होने में समय लग रहा है। थॉमस मोल्थस के मॉडल के बारे में मैंने कल बताया था आपको। थॉमस मोल्थस ने क्या कहा था बेटा कि जनसंख्या कौन से रूप से बढ़ रही है? द्विगुणित रूप से बढ़ रही है। और आपके संसाधन हैं वो अंक गणितीय रूप से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 ऐसे, मतलब संसाधनों में वृद्धि तो हो रही है लेकिन बहुत समय में कोई संसाधन तैयार होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई
जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और भविष्य की जो जनसंख्या आने वाली है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम संसाधन संरक्षण करेंगे और ये हमारे पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इसमें अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करते हैं तो हमारे संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे। संरक्षण का मतलब मैंने पहले बताया, मितव्ययतापूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण। अब हम बात करते हैं क्या समस्या आ रही है संसाधन संरक्षण में। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो संसाधन है उनका हम कर रहे हैं अविवेकपूर्ण उपयोग। क्या कर रहे हैं? अविवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है। इसके अलावा संसाधन जो हमारे पास में है उन संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के साथ साथ हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं? स्वार्थपरतापूर्ण उपयोग। कैसा कर रहे हैं भाई? स्वार्थपरतापूर्ण उपयोग। अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, स्वार्थपरतापूर्ण उपयोग कर रहे हैं, और लगातार आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, मैंने पहले बताया जनसंख्या बढ़ रही है, और इस जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोग हैं अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, स्वार्थपरतापूर्ण उपयोग करेंगे, तो क्या हम संसाधन संरक्षण कर पाएंगे? क्या भाई कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? तो पहली बात। दूसरी बात, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हम ध्यान दे रहे हैं निर्माण पे, हम ध्यान दे रहे हैं अपने प्रोडक्शन पर। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? प्रोडक्शन पर। हम लगातार हमारे निर्माण पे ध्यान दे रहे हैं। कोई भी देश, किसी भी देश में वे अभी जितने भी सम्मेलन हुए हैं आपके पर्यावरण को लेकर के, तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि मैं अपना क्या कर लूं? प्रोडक्शन कम कर दूं। भाई प्रोडक्शन कम करने का मतलब है कि वो संसाधनों का दोहन कम करेगा। क्या कम करेगा? संसाधनों का दोहन कम करेगा, और दोहन कम करेगा तो उसके सामने सीधी सी बात है एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या? उसको आर्थिक लाभ नहीं होगा। अगर वो दोहन कम करता है तो उसको आर्थिक लाभ नहीं होता। और कोई भी देश, XYZ विश्व का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि मैं संसाधनों का दोहन कम कर दूं, मैं प्रोडक्शन कम कर दूं, क्योंकि वर्तमान विश्व के सभी देशों में ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। किसकी? प्रोडक्शन बढ़ाने की, व्यापार को बढ़ाने की, अधिक लाभ अर्जन करने की। तो इसकी बताओ, इस प्रतिस्पर्धा के बीच में क्या संरक्षण हो सकता है? क्या इस प्रतिस्पर्धा के बीच में संरक्षण संभव है? क्या नहीं है ना। इसके बाद तीसरी बात करें तो आपके प्रौद्योगिकी विकास, लगातार प्रौद्योगिकी को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये लगातार हमारी प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है, तो भी हम संसाधन संरक्षण है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? संसाधनों का दोहन हो रहा है, और ये संसाधनों का दोहन जो है वो हमारे लिए क्या है? इस संरक्षण में बाधा है। इसमें, इस संरक्षण में बाधा है, और ये हमारा अविवेकपूर्ण उपयोग है, स्वार्थपरतापूर्ण उपयोग है, प्रोडक्शन बढ़ाने संबंधित हमारी जो सोच है और प्रौद्योगिकी विकास करने संबंधित हमारी सोच है, ये संसाधनों के बीच में क्या ला रही है? संरक्षण के बीच में क्या ला रही है? समस्या उत्पन्न कर रही है। तो संसाधन संरक्षण बड़ा आवश्यक है। समझ में आ रही बात? आवश्यक है कि नहीं है? संसाधन संरक्षण आवश्यक है। और जब कोई देश या विश्व स्तर पे संसाधन संरक्षण की बात की जाती है तो ये सारी रूपरेखा, जनसंख्या बढ़ी हुई है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अगर हम लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। और फिर इस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं तो क्या है? संसाधन संरक्षण नहीं हो सकता। और निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं तो संसाधन संरक्षण नहीं होगा। और प्रौद्योगिकी विकास को अगर हम ला रहे हैं तो भी संसाधन संरक्षण नहीं होगा।
इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है पश्चिमी विश्व की उपयोगितापूर्ण नीति। पश्चिमी विश्व की उपयोगितापूर्ण नीति, देखो ये सबसे खतरनाक चीज है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी विश्व यानी विश्व के कौन से वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, एक तो यूरोप, अमेरिका, ये पश्चिमी विश्व के क्या है, देश है। अब आपको पता है, आप पढ़ोगे कि अमेरिका यूरोप वाले क्षेत्रों में एक तो जनसंख्या है कम और संसाधन है ज्यादा। जनसंख्या क्या है, कम और संसाधन क्या है, ज्यादा। तो अधिकतम मात्रा में क्या कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। उनकी नीति क्या है, अधिकतम उपयोग की नीति। कौन सी नीति है, अधिकतम उपयोग की नीति। अधिकतम उपयोग की नीति, यह अधिकतम उपयोग की नीति। भाई एक बात, जैसे मान लो हमारे देश की बात करें, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई फैक्ट नहीं है, हमारे देश की बात करें, जैसे मान लो राजस्थान में कोई संसाधन है और आपके गुजरात में या आपके उड़ीसा में वह संसाधन नहीं है, राजस्थान में अपार मात्रा में संसाधन है, ठीक है। अब राजस्थान क्या कर रहा है, उस संसाधन का अनियमित उपयोग कर रहा है क्योंकि अपार मात्रा में है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं राजस्थान उस संसाधन का सही उपयोग करें, तो दूसरे क्षेत्रों को संसाधन मिल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी देश संसाधन संपन्न नहीं है। विश्व में कोई भी देश, हम पूरे विश्व के देशों की सूची उठा के देखें तो कोई भी देश हम ये नहीं कह सकते, निकाल के नहीं ला सकते हो आप सूची में कि ये देश साहब इसमें पूर्ण रूप से संसाधन है। ये किसी भी देश से आयात नहीं करता है, कोई भी चीज आयात नहीं करता, ये सभी देशों को निर्यात ही निर्यात करता है। ऐसा विश्व में कोई भी देश नहीं है। ये व्यापारिक जो क्रियाएं हैं उसी के आधार पर विश्व के सभी देशों का पालन पोषण हो रहा है, वहां के नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो ये पश्चिमी देशों की विचारधारा है, अधिकतम उपयोग की विचारधारा। और ये अधिकतम उपयोग की विचारधारा संसाधन संरक्षण में क्या ला रही है, बाधा ला रही है। तो ये बात समझ में आ गई। प्रश्न आपका बनता है कि संसाधन संरक्षण क्या है, कल बताया था। दूसरा प्रश्न बनता है इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण, सभी लोगों तक संसाधन पहुंचाने के कारण हमें इसकी आवश्यकता है। तीसरी बात आती है समस्या। एक समस्या जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी समस्या निर्माण, तीसरी समस्या प्रौद्योगिकी विकास, चौथी समस्या पश्चिमी विश्व की उपयोगितापूर्ण नीति। और उपयोगितापूर्ण नीति कैसी है भाई, इनकी उपयोगितापूर्ण नीति कैसी है, तो अधिकतम उपयोग की नीति, अधिकतम उपयोग की नीति। समझ में आ गया बेटा, समस्या क्लियर, समझ में आ गई। ये सारी समस्याएं संरक्षण को क्या कर रही है, रोक रही है। अब तीसरी बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय अपना सकते हो आप संसाधन संरक्षण के लिए? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में संसाधन संरक्षण पूरे विश्व की चुनौती बना हुआ है। वर्तमान में संसाधन संरक्षण पूरे विश्व की चुनौती बना हुआ है। और इससे भाई कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? वर्तमान में संसाधन है वो पूरे विश्व की क्या बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। और पूरे विश्व के अंदर सभी देश संसाधन संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं, पूरे के पूरे देश आगे आ रहे हैं, ठीक है। कई सम्मेलन संसाधन संरक्षण को लेके होते हैं, क्योंकि संसाधन संरक्षण अगर होगा, मितव्ययतापूर्ण संसाधनों का उपयोग होगा, तो हम और हमारी पीढ़ियां
हम और हमारी पीढ़ियां दोनों सुरक्षित रहेंगे, दोनों सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अगर हम संसाधनों का सही उपयोग नहीं करते तो हमारे सामने एक तो क्या पर्यावरण संकट उत्पन्न होगा, और वर्तमान विश्व की यही चिंता है, पर्यावरण संकट को कम करना। पर्यावरण संकट को क्या करना? कम करना। किसकी चिंता है भाई? वर्तमान विश्व की चिंता है। अब उपाय के लिए क्या काम किया जा रहा है? तो सबसे पहले जागरूकता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता भाई? जागरूकता। जागरूकता किस चीज की भाई? कौन सी चीज की जागरूकता होना आवश्यक है? किस चीज के लिए जगाए लोगों को? भाई लोगों को जगाए तो सही भाई, क्या हम उनको उपदेश देंगे, क्या उनको सुझाव देंगे कि वो लोग जागे? ठीक है, तो यहाँ उपदेश सुझाव एक ही चीज का है। किस चीज का? कि एक तो बढ़ रही जनसंख्या पर प्रभावी रूप से कमी होनी चाहिए। प्रभावी रूप से क्या होनी चाहिए? कमी। जैसे भारत वर्तमान में जनसंख्या विधेयक लाने वाला है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पे एक प्रभावी विधेयक की आवश्यकता है भारत में, और वो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो विधेयक जल्दी से जल्द आ जाए। तो जनसंख्या पर प्रभावी रूप से कमी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या पे प्रभावी रूप से कमी होगी तो हमारे सामने एक विकट समस्या दूर हो जाएगी। क्या? कि संसाधन और जनसंख्या के बीच में जो गैप है, जो एक डिफरेंट है, जो दूरी है, भिन्नता जिसे बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसमें? संसाधन और जनसंख्या के बीच में। तो सबसे पहली बात कि जनसंख्या प्रभावी रूप से कम होनी चाहिए। अब जागरूकता के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए गए, और जैसे इसी प्रयास में सबसे पहले गांधी जी ने कहा, बेटा ये कोटेशन याद रखना, क्योंकि कोटेशन आपके एग्जाम में पूछ लेगा ऐसे कैसे, कि गांधी जी ने संसाधन संरक्षण। बेटा ये बंद करो। अरे किसी एक स्टूडेंट का ऑडियो ऑन है, बंद कीजिए, डिस्टर्ब होता है बेटा क्लास। अभी बंद नहीं किया, क्या कि मैं जब आके बंद करूंगा तो उसमें क्या है कि फिर क्लास एक आधा मिनट की डिस्टर्ब होती है। ठीक है बेटा, जो भी आपको पूछना है तो आप मैसेज कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो रहने वाले मानव है, उस मानव के लिए हमारे पास में अपार संसाधन है। क्या है? अपार संसाधन। मतलब मानव के उपयोग के लिए हमारे पास में पूर्ण रूप से संसाधन है। मानव के उपयोग के लिए क्या है? पूर्ण रूप से संसाधन है। ठीक है, लेकिन अगर मानव इसका सही उपयोग नहीं करता है तो हमारी जैसी बहुत सारी पृथ्वी ले आओ तो भी हम संसाधनों की पूर्ति नहीं कर सकते। हमारी पृथ्वी पर मानव के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है वर्तमान में। अगर पूरी पृथ्वी कोई देश जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, किसी में कम भी तो है, तो संसाधन तो क्या है? पूरे हैं। लेकिन अगर हम इन संसाधनों को अपने तरीके से यूज करें, अविवेकपूर्ण तरीके से यूज करें, ठीक है, तो वहां संसाधन हमारी पृथ्वी जैसे बहुत सारी पृथ्वी ले आओ तो भी हम संसाधनों की पूर्ति नहीं कर सकते। किसने कहा? गांधी जी ने। और पूरे विश्व स्तर पे जितने भी विचारक आए, उन विचारकों ने गांधी जी के विचार को अपनाया और संसाधन संरक्षण के लिए अपने मत प्रदान किए। गांधी जी के विचार को अपनाया और संसाधन संरक्षण के लिए क्या दिया? अपने मत दिए। गांधी जी ने क्या कहा? संसाधन जो है वो किसके लिए है भाई? पेट भरने के लिए है। किसके लिए है? पेट भरने के लिए हमारे पास में क्या है? संसाधन है।
पेट भरने के लिए हमारे पास में क्या है, संसाधन है। पेटी भरने के लिए नहीं है, पेटी या पोट भरने के लिए, पेटी या पोट भरने के लिए संसाधन नहीं है। इसने कहा गांधी जी ने संसाधन और जनसंख्या के बीच में चिंता व्यक्त की और कहा कि ये बड़ी संकट वाली बात है। एक बात करें तो ऐसी जो क्रिया चलती रही, जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, तो एक दिन क्या होगा, संसाधन और जनसंख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा और ये अंतर दूर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात उन्होंने कही कि संसाधन अपार है, किसके लिए बेटा, पेट भरने के लिए। किसके लिए नहीं है, तो या पेटी भरने के लिए हमारे पास में संसाधन नहीं है। तो ये कोटेशन पूरा याद करना गांधी जी का, समझ में आ गई बात। गांधी जी का कोटेशन याद करना, पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी या पोट भरने के लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, इसके बाद संसाधन संरक्षण के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए ये ऑडियो बंद कीजिए भाई, बीच बीच में एक ऑडियो चल रहा है, देखना पड़ेगा भी, बार बार आके देखना पड़ता है। देखो, पेट भरने के लिए है, पोट भरने के लिए, और कौन कौन सी जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम यहाँ चलाए गए। तो एक चीज ध्यान रखना, 1968 बेटा ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। इन जो 2-3 नाम बता रहा हूं, ये प्रश्न आपको बोर्ड में आ चुका है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, प्रश्न पूछ ले, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट का संबंध संसाधन संरक्षण से है। किससे है, संसाधन संरक्षण से है। कब आई, 1968। ठीक है, फिर अरे ऑडियो बंद कीजिए बेटा बीच बीच में। 1974 सुमेसर, प्रश्न ध्यान रखना, सुमेसर की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सुमेसर की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब आई, 1974। 1974 दोनों याद करना कि संसाधन संरक्षण के लिए क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, सुमेसर की पुस्तक 1974, क्या नाम है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या नाम है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। समझ में आया। एक तो गांधी जी का वक्तव्य बिल्कुल ध्यान रखना, एक क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, एक आपके सुमेसर की जो पुस्तक है, क्या नाम है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई 1987, सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट जो आई, ये रिपोर्ट जिसने प्रस्तुत की, जिसका नाम है गरो, लिख दो या ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड, याद करना बेटा नाम, ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड। कौन थी, ये थी नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री, नॉर्वे की प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थी नॉर्वे की, क्या नाम है, ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड। इनका उद्देश्य पहले भी था, आज भी है। इनका उद्देश्य है संसाधन संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना। आज भी इनका उद्देश्य वही है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री क्या नाम है, गरो या ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड। और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1987 में। इनकी रिपोर्ट जो आई ना, ये जो रिपोर्ट है मॉन्ट्रियल समझौता उसके साथ ही हुआ, और ये रिपोर्ट जो आई उसको नाम दिया गया ब्रुटलैंड कमीशन। क्या नाम दिया,
ब्रुटलैंड कमीशन, ब्रुटलैंड कमीशन क्या नाम दिया गया? इस रिपोर्ट को नाम दिया गया ब्रुटलैंड कमीशन। और इस ब्रुटलैंड कमीशन प्रश्न आ जाता बेटा, इसका वाक्य क्या था? तो इसका वाक्य था हमारा साझा भविष्य। याद करना, इसका क्या वाक्य था? हमारा साझा भविष्य। ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट क्या हमारा साझा भविष्य कहाँ की थी? नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, क्या नाम था? ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड थी। कब आई रिपोर्ट? 1987 में आई। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में सतत पोषणीय या लगातार पोषण युक्त विकास के बारे में कहा गया। सतत पोषणीय या लगातार पोषण युक्त विकास के बारे में कहा गया। अब आप समझोगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास के 2-3 नाम और हैं। इसको हम बोलते हैं टिकाऊ विकास। टिकाऊ मतलब एक बार विकास हुआ वो लंबे समय तक विकास चलता रहे। उसमें ये नहीं कि हमने विकास किया कुछ समय बाद जो हमने विकास किया है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लंबे समय तक विकास चलेगा। धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास। देखो क्या होता है सतत पोषणीय विकास। कई बार आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान के लोगों की संसाधन जन्य आवश्यकता को पूरा करे या वर्तमान लोगों की आवश्यकता को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जो संसाधन है उनको सुरक्षित और संरक्षित रख सके। मतलब कैसा विकास, कैसा उपयोग? मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे जिससे क्या होगा? वर्तमान पीढ़ी उन संसाधनों को प्राप्त करेगी और अपना विकास करेगी, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी भी इस विकास के कारण उन संसाधनों की प्राप्ति करेगी। इतना ही नहीं, इस विकास, बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना सभी स्टूडेंट, जैसे ही टेक्निकल मिस्टेक से क्लास बंद हो जाती है हमारी 11:15 से पहले, तो आप लोग तुरंत में जोड़ दूंगा, आप लोग रिमूव नहीं करेंगे ऐसे। समझ में आ रही बात? भाई सभी स्टूडेंट समझ गए ना कि टेक्निकल मिस्टेक से कई बार 10 मिनट पहले क्लास पूरी हो जाती है, तो आप लोग रिमूव नहीं करें, क्लास तुरंत में दोबारा शुरू कर लूंगा, ठीक है? कल भी प्रॉब्लम हो गई थी। एक ही स्टूडेंट पूछ रहे हैं, क्या अर्चना पूछ रही है कि विवेकपूर्ण का मतलब क्या है? तो विवेकपूर्ण का मतलब होता है बेटा बुद्धिजन्य। अरे अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से, भाई एक चीज हम ऐसे ही उपयोग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं कि हाँ ऐसा उपयोग करेंगे तो वेस्ट। भाई आप जल है, जल को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपना माइंड यूज नहीं किया। अगर आप जल को सही तरीके से उपयोग करते हो, आपको लोगे कि अगर हम जल को नष्ट करेंगे तो आगे हम इस जल की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हो कि सर मैं ही क्यों करूं ऐसा, मैं ही क्यों करूं, किसी भी संसाधन के संरक्षण को लेकर मैं ही आगे क्यों आऊं? तो बेटा ऐसा नहीं है, सभी लोग अगर ऐसे सोचने लगेंगे तो विश्व में कभी भी संसाधन संरक्षण की रूपरेखा को हम अपना ही नहीं सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करें, पेड़ काटने की बात है, पेड़ नहीं बोने की बात है, और हम बोले कि हाँ पेड़ बोना है, पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ों का संरक्षण करना है, और हम बोले कि हम ही क्यों करें? अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाए, हम ही क्यों करें,
तो कभी पर्यावरण का विकास नहीं हो सकता, पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता, इन संसाधनों का संरक्षण नहीं हो सकता। तो विवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धि से, विवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धि से, और मितव्ययतापूर्ण का मतलब है सही तरीके से, मित्रतापूर्ण व्यवहार सही तरीके से, ठीक है। फ्रेंडली उपयोग करें, फ्रेंडली उपयोग तो तभी करेंगे जब हमें उस संसाधन के प्रति चिंता होगी। अगर हमें चिंता ही नहीं है तो हम ऐसे उपयोग करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो टिकाऊ विकास, सतत विकास। अब इसमें सतत पोषण विकास में एक चीज और कही गई कि कैसा विकास, इस विकास में हम पर्यावरण जो संतुलन है, इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें। एक सबसे मेन बात, हम क्या करें, इस विकास में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें। सबसे मेन बात है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने। समझ में आ रही बात? तो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंग आई, सतत पोषणीय विकास। प्रश्न आएगा, मैं आपको नोट्स पहले वाले दे चुका हूं, आज के नोट्स आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सामने आई। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संचित रखें और पर्यावरण संतुलन को विशेष ध्यान दें, यानी मितव्ययतापूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। मेन बात पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा जाए। ये आपकी 1987, तो मैंने बात की थी गांधी जी की बात से, फिर 1968 आपके क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, फिर 1974 सुमेसर की पुस्तक, फिर 1987 वैसे मॉन्ट्रियल दस्तावेज, मॉन्ट्रियल समझौता भी हुआ था 1987 में ओजोन प्रसरण को लेकर के, और ये पर्यावरण संतुलन में सभी आ गए। ये आपके पर्यावरण सम्मेलन ही है जिनके अंदर ये भी, इसमें भी पर्यावरण संतुलन के बारे में कहा गया, ठीक है। जितनी भी समस्याएं हैं, ओजोन लेयर डिफेक्ट है या आपके ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेकर के इन सम्मेलनों में बात की गई, ठीक है। अब हम बात करें इसके बाद, इसके 5 वर्ष बाद सबसे महत्वपूर्ण समझौता पृथ्वी सम्मेलन, याद करना आपकी बुक में दिया हुआ है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो बेटा कहाँ का शहर है? तो ब्राजील का। कहाँ का शहर है? तो ब्राजील का है। लोकेशन की बात करें रियो डी जेनेरो की, तो ब्राजील जो है, इस ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह शहर है। कौन सा? रियो डी जेनेरो। ये जो शहर है इसमें 5 जून से लेके और 14 जून तक 1992 में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला, अब तक तो लगभग 46-47 सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, यहां लिख देता हूं मैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें बुक में आपके 100 देश दिए हुए, लेकिन इसमें 178 देशों ने भाग लिया। 178 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि वर्तमान में जितनी भी समस्याएं चल रही है, पृथ्वी पर ओजोन परत क्षरण को लेकर के, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, और भी कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन सभी पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर के यह पृथ्वी सम्मेलन
आयोजित किया गया। और इस पृथ्वी सम्मेलन में सबसे पहले विश्व में इन संसाधनों के संरक्षण के ऊपर जोर दिया गया। और दूसरा जोर किस पर दिया गया? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर। और किस पे जोर दिया गया? और जोर दिया गया जो भी देश अगर इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका नहीं निभाता है, उस देश के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए, एक दंड रखा जाए जिससे वो देश इस पर्यावरण संतुलन या संसाधन संरक्षण या पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाले जो कार्यक्रम है उसमें अपना सहयोग कर सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें प्रश्न आ जाए आपके एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक दस्तावेज है। क्या है? एजेंडा 21 एक क्या है? दस्तावेज है। कितने पृष्ठों का है? 400 पृष्ठों का है। इस एजेंडा 21 में पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर इसमें बात की गई। और विश्व पर्यावरणीय कोष का गठन भी इस सम्मेलन के दौरान किया गया। विश्व पर्यावरणीय कोष का गठन भी इस सम्मेलन के दौरान किया गया। एजेंडा 21 क्या है? प्रश्न आ जाए तो एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन के दौरान बनाया गया एक दस्तावेज है 400 पृष्ठों का, जिस दस्तावेज में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दों को इसमें लिखा गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए, विश्व स्तर पर जागरूक करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। तो एजेंडा 21 क्या है? एक दस्तावेज है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए। तो समझ में आ गया। शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कब हुआ? पहले कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। 5 से 14 जून 1992, 5 से 14 जून 1992 178 देशों ने इसमें भाग लिया। संसाधन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ये मुख्य मुद्दे थे। ठीक है। अब मुख्य मुद्दों में पर्यावरण संतुलन में ग्लोबल वार्मिंग है, जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, ओजोन प्रसरण है, अम्लीय वर्षा है, XYZ जो भी समस्या है उनके लिए इसमें चिंता व्यक्त की गई। और एक एजेंडा तैयार किया गया आगामी वर्षों को लेकर के कि आगामी वर्षों में जो ये तापमान वृद्धि हो रही है, ओजोन परत में क्षरण